हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, एंड तक देखिएगा, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। और पीडीएफ के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो एप्लीकेशन पर जाइए, चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको दोनों मिल जाएंगे। तब तक हम चलते हैं 30 अक्टूबर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे को पूरा किया है? तो इंडियन नेवी का एक पोत है जिसका नाम है आईएनएस सतलज। क्योंकि मॉरिशस हमारी फ्रेंड कंट्री है, तो मॉरिशस के लिए हमने हाल ही में 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे को पूरा किया है। और इसे पूरा किया है इंडियन नेवी के एक हमारे हाइड्रोग्राफिक पोत ने, जिसका नाम है आईएनएस सतलज। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है। तो देखिए, जो कोस्टल एरिया होता है, जो मरीन एरिया होता है किसी भी देश का, वहां पर सर्वे किया जाता है पोत की मदद से। नॉर्मली ये चीज देखी जाती है कि आसपास कोई कितने आइलैंड है, आइलैंड के आसपास का क्षेत्र कैसा है, समुद्र की वहां पर गहराई कितनी है, क्या जो कोस्टल एरिया है वहां पर किसी भी पोर्ट का निर्माण किया जा सकता है क्या, है ना। सोनार की मदद से ये चीज देखी जाती है कि पानी कितना गहरा है, कितना ब्लॉकेज है, कितना ज्यादा स्लोप का एरिया देखने को मिल रहा है, कैसा उबड़ खाबड़ एरिया है मरीन क्षेत्र का। तो इस आधार पर पूरा सर्वे किया जाता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। समुद्र में, किसी झील में, नदी में, कहीं पर भी यह सर्वे किया जा सकता है। तो मॉरिशस के कोस्टल एरिया में नॉर्मली उसकी बाउंड्री देखी गई, समुद्र की बाउंड्री कैसी है, कहां कहां पर पोर्ट का निर्माण किया जा सकता है, अगर कोई शिप है तो वो तट के कितना करीब तक आ सकता है, वहां पर गहराई कितनी है। तो इन सभी के लिए जिसने मदद की है इंडियन नेवी के शिप ने, इसका नाम है आईएनएस सतलज। ओके, मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से या इसके साथ मिलकर इंडियन नेवी के आईएनएस सतलज ने 35,000 स्क्वायर नॉटिकल मील एरिया का हाइड्रोग्राफिक सर्वे मॉरिशस के लिए पूरा किया है। तो इंडिया और मॉरिशस की क्योंकि फ्रेंडशिप है, इसीलिए हमने हमारा आईएनएस सतलज इसके लिए लगाया था और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमने पूरा किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है। तो यहां पर समुद्र के क्षेत्र के अंदर भूभाग कैसा है, चट्टानें कैसी है, रेत कितना है, गड्ढे कितना है ना। समुद्र में शिप के निकलने के लिए आसपास के क्षेत्रों में कितना सुरक्षित रास्ता है, सोनार की मदद से कोस्टल एरिया, आइलैंड, स्लोप कैसा है, ब्लॉक्स कैसे हैं, इन सभी को देखा जाता है। और फाइनली डेटा कंप्यूटर में जाकर नौकायन चार्ट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम में बदल जाता है और इसके माध्यम से प्रॉपर आगे चलकर पोर्ट के निर्माण के लिए और अदर अगर कोई भी इनिशिएटिव लेना है कोस्टल एरिया में तो वो पूरा किया जा सकता है। यहां पर आईएनएस सतलज की बात हुई है, तो ये इंडियन नेवी का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। मतलब इसको बनाया ही गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। जो भी टेक्नोलॉजीज चाहिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, जो भी सेंसर चाहिए, फॉर एग्जांपल सोनार चाहिए, साइड स्कैन सोनार चाहिए, अलग अलग तरह के जीपीएस चाहिए, वो सभी हमें इस शिप में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था और इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया था 1993 में। भारत में संध्यांक क्लास सर्वे शिप का यह हिस्सा है, ये एक सीरीज है हाइड्रोग्राफिक शिप की, उसके तहत इसका भी निर्माण किया गया था आईएनएस सतलज का। भारत की एक नदी के नाम पर इसका नाम है सतलज नदी। ये कोची सदर्न नेवल कमांड के अंतर्गत अभी कार्यरत है। इसकी अगर लेंथ देखते हैं हम आईएनएस सतलज की, तो ऑलमोस्ट 87.8 मीटर इसकी लेंथ है और स्पीड इसकी अगर किलोमीटर में देखते हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो इसने मॉरिशस के साथ मॉरिशस के तट पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे को हाल ही में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित कर रहा है? देखिए, जो एयर एक्सीडेंट होते हैं ना,
उस पर चर्चा करने के लिए। एयर एक्सीडेंट होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे देशों के नागरिक मारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में हमने जो देखा है, गुजरात में एक एयरक्राफ्ट है जो सॉरी एक एरोप्लेन है जो कि हमारा डैमेज कर गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था और काफी सारे लोग उसमें मारे गए थे और काफी सारे देशों के वो लोग थे। लंदन जा रही थी फ्लाइट। तो अब क्या होता है कि इसमें जरूरी होता है कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि सभी देशों को पता तो चले कि हमारे नागरिकों के मरने का कारण क्या था। मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम था या फिर कोई आतंकवादी घटना थी, उनको जवाब मिलना चाहिए या किसी देश की गलती है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है ना एयर एक्सीडेंट की, वो सही तरीके से हो सके, इन सभी मुद्दों पर जांच के लिए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए कि कैसे हम सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, कैसे हम आपस में मिलकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन करेंगे, इन सभी मुद्दों पर जांच के लिए एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक या कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। पहली बार है जब इसका आयोजन इंडिया में हो रहा है। 2025 में इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। एक संस्था है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसके द्वारा इस प्रोग्राम या बैठक का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यह 28 तारीख को शुरू हो गया था और 31 अक्टूबर तक यह आयोजित किया जाएगा। ओके, जो इनॉग्रेशन है भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, कॉन्फ्रेंस का या बैठक का। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। एशिया पैसिफिक रीजन में देशों के मध्य में जो एयर एक्सीडेंट होते हैं उनकी जांच में मदद और सहयोग को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इस बैठक या कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 90 से अधिक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर आए थे जिन्होंने चर्चा की है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन सभी देशों ने और सभी देशों के ये जो इन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि है, इन्होंने भी भाग लिया था और हमारे यहां से भी इन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो बैठक का आयोजन कहां हुआ है? आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली। पहली बार इसका आयोजन हुआ है इंडिया में। चर्चित कुनार नदी किस देश में स्थित है या किस देश में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है? वैसे अगर हम कुनार नदी की बात करें ना तो इसका वैसे दो आंसर यहां पर सही हो जाते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जो इसका बहाव क्षेत्र शुरू होता है ना वो अफगानिस्तान के रीजन से हिंद कुश पर्वतमाला से देखने को मिलता है। तो अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है कुनार नदी, जो कि अभी काफी सुर्खियों में रही है। ठीक है, तो यहां पर हम आंसर सही लेते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि उत्तर से हिंद कुश से निकल के अफगानिस्तान में आती है और अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में एक दूसरी नदी से जाकर मिल जाती है। तो बहाव क्षेत्र यहां पर अफगानिस्तान हम आंसर ले लेते हैं। चर्चित कुनार नदी किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में। ठीक है, देखिए यहां से हिंदुकुश पर्वत से इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है, यह निकल के आती है और अफगानिस्तान के बाद जाती है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में काबुल रिवर में जाकर ये मिलती है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो इस नदी पर डैम का निर्माण करेगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंड रेखा है उस पर काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और अफगानिस्तान ने ये चीज देखी है कि भारत ने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन की गई थी उसको जिस तरीके से रद्द किया है और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी जैसे रोक रहा है डैम बनाकर, तो उससे इंस्पायर होकर अफगानिस्तान ने भी क्या अनाउंस किया है कि वो कुनार रिवर पर डैम का निर्माण करेगा। अभी डैम को नाम नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन ये डैम का निर्माण करेंगे। इससे यह होगा कि पाकिस्तान में पानी का फ्लो कम हो जाएगा और इससे इन फ्यूचर काबुल रिवर में भी पानी का फ्लो कम होगा और पाकिस्तान को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बोल सकते हैं कि बिना हथियार उठाए एक दूसरी तरीके से वार किया गया, जैसे भारत ने भी किया था, हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया था। तो यहां से भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को और दूसरा अब यहां से भी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की कुनार रिवर पर। तो कुनार रिवर पर अफगानिस्तान ने डैम अनाउंस किया है। इस नदी का उद्गम देखे ना तो हिमालय के उत्तर में हिंद कुश माउंटेन रेंज से देखने को मिलता है। हिंद कुश माउंटेन रेंज से इसका उद्गम होता है। नदी आगे चलकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के बाद
काबुल रिवर में जाकर मिलती है। ओके, तो इसलिए यह सुर्खियों में। वैसे आपको पता है हमने अभी किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की थी कुछ सेशन पहले। इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने इसका 12 लाख क्यूबिक मीटर के डैम का काम में से 10 लाख क्यूबिक मीटर का काम पूरा कर लिया और बहुत जल्द दिसंबर 2026 तक हम इस डैम को कंप्लीट कर लेंगे। इस डैम के बाद चिनाब रिवर में भी हम पानी रोक लेंगे इंडिया में। तो किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। चिनाब रिवर पर यह डैम है। 624 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है। तो ये दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चिनाब से भी यहां से हम पानी को बाउंड करेंगे। वैसे हमारा उद्देश्य तो यहां पर विद्युत उत्पादन और हमारे क्षेत्रों में सिंचाई का है। ठीक है, इसके अलावा 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय रद्द किया था जब पहलगाम अटैक हुआ था। उसके बाद काफी सारे डैम हैं, कई डैम हैं जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को हमने बंद किया है। फॉर एग्जाम्पल सलाल डैम, बगलिहार डैम और किशन गंगा डैम। अगर इंडिविजुअली इन डैम की भी हम बात करते हैं तो सालार डैम की पहले बात करते हैं। देखिए एक तो समझ में आ गया, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो ये चिनाब रिवर पर है। ठीक है, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अब तीनों डैम है, सलाल डैम, बगलिहार डैम और किशन गंगा। इसमें हम पहले बात करते हैं सलाल डैम की। तो ये भी हमको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। चिनाब रिवर पर यह डैम है, याद रखिएगा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर 1987 में शुरू हुआ था डैम और 690 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। बगलिहार जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, 2008 में शुरू किया गया था। इसकी टोटल कैपेसिटी है 900 मेगावाट। इसके अलावा किशन गंगा डैम, ये जम्मू कश्मीर में किशन गंगा रिवर पर है जो कि झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो किशन गंगा रिवर पर 2018 में किशन गंगा डैम शुरू हुआ था। इसका काम तो 2007 से चल रहा था पर यह शुरू हुआ 2018 में और 330 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो ये सारे डैम जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल दोनों ही एग्जाम के लिए आपको मास्टर स्टडी मटेरियल यहां पर दिया गया है। देखिए अलग अलग अवेल करने जाते काफी कॉस्टली पड़ता, तो आपको दोनों ही एग्जाम के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, दोनों के लिए आप इस सिंगल स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको कंप्यूटर का क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो कंप्यूटर की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। आप एमसीक्यू यहां पर देख सकते हैं, आपको विद एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज मिल जाएंगे और वन लाइनर विद डिटेल भी यहां पर आपको दिए गए हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप इस मास्टर स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, कोई भी आपको हड़ल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी हमारी टीम मदद कर देगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कीजिएगा डेली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए, और मॉक टेस्ट भी वहां पर आपको काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उनको भी लगाइए। चलिए आगे आ जाए। 2025 का उर्सुला के एल गिनी फिक्शन प्राइज किसे और किस कृति के लिए दिया गया? 2025 का उर्सुला के ली गिनी फिक्शन प्राइज यह दिया गया 2025 में वज्र चंद्रशेखर को, उनके नॉवेल जिसका नाम है रेक्स फॉल। वज्र चंद्रशेखर। अच्छा, आपको पता है ये जो राइटर है ना, ये श्रीलंकन राइटर है, श्रीलंका के रहने वाले। इनको दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाने वाला उर्सुला के एल गिनी फिक्शन प्राइज। एक अमेरिकी ऑथर थे उर्सुला के एल गिनी, इनका निधन हो गया था काफी पहले, तो इनके सम्मान में, इनकी याद में दिया जाता है उर्सुला के एल गिनी फिक्शन प्राइज। ऐसी बुक, नॉवेल या स्टोरी को दिया जाता है जो कि फिक्शनल है, जो कि कल्पनाशीलता को आगे बढ़ाती है, साइंस और फिक्शन का मिक्सचर हो, आम आदमी से रिलेट करे। ओके, तो ऐसी बुक को
दिया जा सकता है, इसे नॉवेल या स्टोरी को दिया जा सकता है उर्सुला के एल गिने फिक्शन प्राइज। 2025 में वज्र चंद्रशेखर को इनकी बुक रेक्स फॉल के लिए यह अवार्ड दिया गया। ओके, कहां के ऑथर है? तो ये श्रीलंकन ऑथर हैं। रेक्स फॉल अवार्ड किसे दिया जाता है? ऐसे लेखक जिनकी स्टोरी या नॉवेल में कल्पनाशीलता को दर्शाया गया, मतलब उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा हाई हो, समाज को कुछ नया सोचने का तरीका सिखाए, कुछ नया सीखने के लिए या समाज में सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए जिन्होंने लिखा हो, साइंस और फिक्शनल को मिक्स करके लिखा हो, आम आदमी से कनेक्ट किया हो, तो ऐसे किसी स्टोरी या फिर नॉवेल को यह अवार्ड दिया जा सकता है। इस अवार्ड की पुरस्कार राशि 25,000 अमेरिकी डॉलर है और 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया एक अमेरिकी ऑथर के नाम पर दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर एक ट्रस्ट है, उर्सुला के एल गिनी लिटरेरी ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम है। इनके द्वारा इंस्टीट्यूशन है, एक यूएसए बेस्ड ही है और इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है फिक्शनल स्टोरी नॉवेल को यह अवार्ड। 2024 में ये जो अवार्ड है एक अमेरिकन ऑथर को दिया गया था जिनका नाम है एन डे मॉर्कन। इनको इनके उपन्यास के लिए दिया गया था। 2024 में इनका उपन्यास है इट लास्ट फॉर एवर एंड देन इट्स ओवर। तो 2024 का तो पूछेंगे नहीं, 25 का याद रखिए किसको दिया गया, श्रीलंकन राइटर वज्र चंद्रशेखर। ओके, रेक्स फॉल नाम के इनके नॉवेल के लिए। आगे चलें, कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? कैमरून एक अफ्रीकी देश है ना, अफ्रीका के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्पेशली देखने को मिलता है कैमरून। यहां के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से रीइलेक्ट किया गया है पॉल बिया को। कैमरून के प्रेसिडेंट के रूप में रीइलेक्ट होकर आए हैं पॉल बिया। अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जब से कैमरून अस्तित्व में आया, मतलब वो आजाद हुआ है, उसके बाद से केवल इनके पहले एक ही प्रेसिडेंट रहा है। ऑलमोस्ट 40 साल से ज्यादा का इनका शासन है। 1982 में पॉल बिया सत्ता में आए थे प्रेसिडेंट के रूप में। इनके पहले केवल एक ही प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट, और उन्होंने जब रिजाइन किया ना तो उसके बाद पॉल बिया कैमरून के प्रेसिडेंट बने 1982 में, और तब से ये अभी तक लगातार 8 बार कैमरून के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये इनका 8वां टेन्योर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब यहां पर कैमरून की जनता मानती है कि इन्होंने काफी विकास किया, उनके लिए काफी काम किया है, तो लगातार इनको वोट मिलते रहते हैं। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें पॉल बिया को 53.66% वोटिंग परसेंटेज इनका रहा है, मतलब आधे से भी ज्यादा वोट इनको मिले, और ये एक बार फिर से कैमरून के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए पॉल बिया। ठीक है, कैमरून जैसा कि मैंने आपको बताया एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल है याउंडे। प्रेसिडेंट हो गए पॉल बिया और प्राइम मिनिस्टर जोसेफ डियोन नगुटे हैं। अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं तो देखिए पश्चिमी अफ्रीकी देश है, अगर इसकी बाउंड्री देखें तो इधर से उत्तर पश्चिम से नाइजीरिया टच हो जाता है, उत्तर पूर्व में आएंगे तो 4 बाउंड्री शेयर करता है कैमरून से, पूर्व में आएंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम का देश है, ये इससे बाउंड्री शेयर करता है, दक्षिण पूर्व में आएंगे तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इससे बाउंड्री बनाएगा, दक्षिण में गैबोन और दक्षिण पश्चिम में इक्वेटोरियल गिनी, ये टच होते हैं कैमरून से, और दक्षिण पश्चिमी सीमा इसकी यहां पर अटलांटिक ओशियन से भी टच होती है। ठीक है, तो कैमरून देश है, अफ्रीका के पश्चिम का एक देश है, कैपिटल है याउंडे, और एक बार फिर से रिइलेक्ट होकर आए हैं पॉल बिया प्रेसिडेंट के रूप में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 29 अक्टूबर को, मतलब ये कल ऑब्जर्व किया गया था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड स्ट्रोक डे। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में स्ट्रोक से बचाव और समय पर उनको इलाज लोगों को दिया जा सके, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, देशों की जो गवर्नमेंट है उनमें अवेयरनेस फैलाना कि भैया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है स्ट्रोक। क्या होता है ना कि दिमाग में कोई एक ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो रुक जाता है अचानक से, तो उसके कारण स्ट्रोक आ जाता है, इंसान मर भी जाता है।
दो प्रकार के होते हैं वैसे, एस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। एक में तो जो ब्लड वेसल्स से ब्लॉक हो जाती है और एक में ब्लड वेसल्स फट जाती। तो ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, स्ट्रोक आगे आपने सुना होगा। तो इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस, लोगों में फैलाना, देशों में अवेयरनेस फैलाना कि भाई इसके लिए काम किया जाना चाहिए, लोगों को इसके बचाव के प्रति अवेयर किया जाना चाहिए कि अगर किसी को स्ट्रोक आ जाता है तो इमीडिएट क्या एक्शन लेना है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य है वर्ल्ड स्ट्रोक डे को मनाए जाने का। हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ओके, 2025 की थीम ब्रेन स्ट्रोक टाइम टू एक्ट, 2025 की थीम अनाउंस की गई है। अगर हम दुनिया में या इंडिया में स्ट्रोक की कंडीशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं, तो वर्ल्ड का अगर हम डेटा पर नजर डालते हैं मोटे तौर पर, तो हमको पता चलता है कि वर्ल्ड में वर्तमान जो कंडीशन है ना, 4 में से 1 व्यक्ति को उसके जीवन काल में स्ट्रोक का खतरा है। इसके अलावा इंडिया के मामलों में 1990 में ऑलमोस्ट 6.5 लाख लोगों को स्ट्रोक आया था, जिनकी संख्या 2021 में बढ़कर 12.5 लाख हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक के 20 से 30% मामले अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि 50% से कम, जो 50 ईयर से कम एज के लोग हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। भारत में ब्रेन स्ट्रोक डेथ का और परमानेंट डिसेबिलिटी, पैरालिसिस जैसी कंडीशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। आगे चलें, विकिपीडिया की तरह ही ग्रोकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऐसा काम कौन कर सकता है? एलन मस्क, है ना। मतलब जो स्पेस एक्स और ट्विटर, जिसे एक्स भी कहा जाता है, इनके टेस्ला, इनके मालिक है एलन मस्क। विकिपीडिया की तरह इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया, है ना, जानकारी या ज्ञान कोश को लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया। अब यहां पर विकिपीडिया में भी आपको पता है विकिपीडिया एक ज्ञान कोश है ना, एक इंसाइक्लोपीडिया है। लेकिन यहां पर अगर एलन मस्क के ग्रोकीपीडिया को देखें कि ये कैसे अलग है, तो ये पूरी तरीके से एआई बेस्ड ऑनलाइन एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया है। मतलब एआई द्वारा ये संचालित होगा, एआई चैटबॉट से, ग्रोक नाम के एआई चैटबॉट से जुड़ा हुआ है, जो कि एक्स से चलता है या एक्स पर ये डायरेक्ट चलता है। तो इसके द्वारा जुड़ा हुआ है और ये एआई बेस्ड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक्यूरेसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और बहुत ही फास्ट जानकारी प्रोवाइड करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। एक हिसाब से विकिपीडिया के विकल्प के तौर पर इसे डिजाइन किया है एलन मस्क ने, और अब ग्रोकीपीडिया काफी फेमस हो रहा है। तो एलन मस्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उनकी जो एआई कंपनी है एक्स एआई, है ना, का एक नया एआई बेस्ड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ग्रोकीपीडिया। एलन मस्क के बारे में भी हम जान लेते हैं। एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे ये। बिजनेस टेस्ला कार की कंपनी है, स्पेस एक्स जो कि स्पेस इक्विपमेंट बनाती है, स्पेस सेक्टर में काम करती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है, और एक्स जो ट्विटर का ही वर्तमान रूप है, ये सारी कंपनियां एलन मस्क की है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, है ना, जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग, है ना, जो कि हर 5-5 मिनट में बिलियनियर्स की रैंक को देखता है। तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग में एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे जिनकी नेट वर्थ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हुई थी। ये वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति है जिनकी वेल्थ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है ना। तो रैंकिंग हर 5 मिनट में अपडेट होती है, तो इसके आधार पर अभी हमने 1 महीने पहले ही शायद इसको डिस्कस किया था। स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एलन मस्क की ही इसके फाउंडर है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कंपनी क्या करती है? रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करने का काम करती है। तो अब ग्रोकीपीडिया भी एलन मस्क के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मेलिसा किस सागर में आया है? तूफान मेलिसा एक साइक्लोन है जो हमको, एक स्टॉर्म है जो कि हमको देखने को मिला कैरेबियन सी में। ये कैरेबियन सी में आया था, पश्चिमी अफ्रीका के जो तट है वहां से ये आगे बढ़ा और इसने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैरेबियन सी को हिट किया। कैरेबियन सी के जो देश है जैसे जमैका, और इन देशों में इसने काफी तबाही मचाई है, क्यूबा, जमैका।
आपको पता है ये जो तूफान आया ना मेलिसा, एक ट्रॉपिकल वेव के रूप में वेस्ट अफ्रीका से ये शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हुए ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि जमैका का अब तक का सबसे पावरफुल स्टॉर्म है, ये सबसे पावरफुल तूफान। जमैका के 174 ईयर के इतिहास में ये सबसे भीषण तूफान है। जमैका में लैंडफॉल और इससे जो बारिश हुई है ना, 15 लाख लोगों को प्रभावित किया है इसने। तो मेलिसा तूफान किस सागर में या महासागर में उत्पन्न हुआ? तो अगर महासागर पूछता तो अटलांटिक ओशन आता, उत्तरी अटलांटिक ओशन। और अगर सागर या वाटर बॉडी पूछता तो ये कैरेबियन सी में हमको देखने को मिला है। ठीक है, कैरेबियन सी में आया है, मिड अटलांटिक ओशन होते हुए कैरेबियन सी में पहुंचा और इसने जमैका जैसे देशों को प्रभावित किया सबसे ज्यादा। जमैका, क्यूबा और कुछ और कैरेबियन कंट्रीज को इसने प्रभावित किया, लेकिन जमैका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस तूफान की अधिकतर गति देखें तो 295 किलोमीटर पर आवर इसकी गति थी, मेलिसा। ठीक है, कैटेगरी 5 का तूफान है। देखिए कैटेगरी तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो तूफान होते हैं ना, उनकी रफ्तार और वो कितना स्ट्रॉन्ग है इसके आधार पर उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब जो कैटेगरी 5 में जो स्टॉर्म या तूफान साइक्लोन रखे जाते हैं वो सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है, तो इसे कैटेगरी 5 में शामिल किया गया है और तूफान को नाम दिया है यूएसए ने, मेलिसा। जमैका की यहां पर बात हुई है। देखिए अगर आप कैरेबियन कंट्री देख रहे हैं ना यहां पर, कि कैरेबियन कंट्री हमको कहां देखने को मिलेगी, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखने को मिल रहा है, ये उत्तरी अमेरिका, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं हैती, क्यूबा, है ना, डोमिनियन रिपब्लिक, जमैका, ये सब कैरेबियन कंट्री। ठीक है, तो यहां से ये अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ा अफ्रीका के पश्चिमी तटों से, और फिर इसने पश्चिम की तरफ चलते हुए कैरिबियन सी को हिट किया। जमैका की बात हो रही है, किंगस्टन इसकी कैपिटल है। एंड्री हॉलनेस इसके पीएम है। करेंसी जमैकियन डॉलर यहां पर चलती है, और नॉर्थ अमेरिका या फिर मिड अमेरिका, मध्य अमेरिका में ये देखने को मिलता है कैरिबियन रीजन में। अभी जो लगातार हमने अक्टूबर में जो तूफान या साइक्लोन देखे उन पर नजर डालें तो एक साइक्लोन शक्ति या अरेबियन सी में आया था। हालांकि इंडिया को इसने प्रभावित नहीं किया, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर ही आया था, लेकिन ये इतना ज्यादा हल्का हो गया था कि इससे तबाही नहीं हुई। तो साइक्लोन शक्ति आया था अरेबियन सी में। फिर टाइफून माटमो, एक टाइफून आया था, इसको हमने पढ़ा था, ये पैसिफिक ओशन में बना था। टाइफून माटमो चाइना के साउथ में, वियतनाम के नॉर्थ में इसने काफी सारा लैंडफॉल किया था। फिर एक टाइफून हालोंग 2025 में जापान और अलास्का को इसने प्रभावित किया था। यह साइक्लोन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बना था और नॉर्दर्न फिलीपींस सी से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, एक साइक्लोन मोथा, अभी हमने इसकी बात की है कल परसों में, बे ऑफ बंगाल में बना है और इसके कारण जो हमारे पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें काफी बारिश हुई है लगातार। तो थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया है साइक्लोन मोथा का। मोथा का मतलब होता है थाई भाषा में सुगंधित पुष्प, फूल। तो यह नामकरण थाईलैंड ने किया और बे ऑफ बंगाल में यह अभी हिट कर रहा है। ठीक है ना, अभी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगातार बारिश हुई है 2-3 दिन में। ठीक है, तो ये अदर साइक्लोन है, अदर तूफान है जो कि 2000 अक्टूबर में हमको देखने को मिले हैं। चर्चित खिलाड़ी प्रीति स्मिता भोई का संबंध किस खेल से है? प्रीति स्मिता भोई ये वेट लिफ्टिंग की बहुत ही फेमस प्लेयर है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने एक एशियाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रीति स्मिता भोई वेट लिफ्टिंग से आती है, ये भारत के ओडिशा राज्य की रहने वाली है। अभी एक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2025, ये बहरीन में आयोजित किए जा रहे हैं, थर्ड एशियन यूथ गेम्स। इसमें प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 44 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 92 किलोग्राम वेट इन्होंने उठाया था, और फाइनली जो देखा जाता है तो कुल 158 किलोग्राम का वेट इन्होंने उठाया। तो 44 किलोग्राम इनकी वेट कैटेगरी है। इनके वेट के आधार पर जो कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 44 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग की थी। 92 किलोग्राम वेट क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में उठाकर एशियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है प्रीति स्मिता भोई। वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी, भारत के ओडिशा की रहने वाली है। यह कारनामा इन्होंने किया है एशियन यूथ गेम्स 2025 में। आयोजन कहां हो रहा है इसका? बहरीन में हो रहा है। 22 तारीख को यह शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर को ये कल खत्म होगा,
तो परसों के सेशन में हम इसकी फाइनल मेडल टेली की बात करेंगे। ठीक है, 45 एशियाई देशों के युवा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसका आयोजन करवाया है। एशियन यूथ गेम्स 2025 कहां पर आयोजन? मनामा, बहरीन में। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बनी है? वैसे मैंने आपको ये कल भी बताया था और मैं आपको काफी पहले से बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो यहां पर हमने क्वेश्चन के तौर पर इसे लिया है। आसियान का 11 मेंबर कंट्री ऑफिशियली बनाया गया है ईस्ट तिमोर। ठीक है, ऑफिशियली जो 47th आसियान समिट आयोजित की गई है, कहां पर? 28 तारीख तक ये आयोजित हुई थी आसियान की 47 समिट कुआलालंपुरम, मलेशिया में। यहां पर ऑफिशियली ईस्ट तिमोर आसियान की 11वीं मेंबर कंट्री बना है ना। तो कुआलालंपुरम में हुआ था 47th आसियान समिट। आसियान समिट वैसे साल में 2 बार होती है। जो 44 और 45th आसियान समिट थी ना, ये 2024 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी। और अब 46 और 47, 46 मई 2025 में और 47 अभी अक्टूबर 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित की गई। यहां पर ईस्ट तिमोर ऑफिशियली भारत आसियान का 11वीं मेंबर कंट्री बना है और यहीं पर आसियान की बैठक के साथ ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन किया गया है। आसियान की जहां पर बैठक होती है ना, वहीं पर ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया जाता है। तो आसियान की समिट के साथ यह भी आयोजित किया गया। इसमें वैसे तो होस्ट कंट्री ही इसको भी होस्ट करती है, जो आसियान समिट को होस्ट कर रही है वो ईस्ट एशिया समिट को भी होस्ट करती है। यहां पर 18 देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था ताकि आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रेड और पीस को आगे बढ़ाया जा सके। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह कहलाता है। 11 मेंबर कंट्री में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 पहले थी, 11वीं जुड़ी तिमोर लेस्टे ऑफिशियली। स्थापना 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर की गई थी आसियान की। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में चेयरमैनशिप मलेशिया के पास है क्योंकि यहीं पर 46 और 47 समिट हुई है। काओ किम हॉर्न इसके डायरेक्टर या सेक्रेटरी जनरल के पद पर है आसियान। ओके, 11वीं मेंबर कंट्री कौन? तिमोर लेस्टे। डन। तो ये 30 अक्टूबर के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो यह है CMS-03। साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक कन्वेंशन का क्या नाम है? तो यह है हनोई कन्वेंशन। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 7। फिर विमान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? तो इसे शुरू किया है ओडिशा ने। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर महामेडटेक मिशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मिलकर। इस वर्ष मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? तो यह थीम रखी गई है विजिलियंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का निधन हो गया। मथंगी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है हमारी मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र से संबंधित। दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल ब्यूरेवास्टिक किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसे विकसित कर रहा है रशिया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का 7th एडिशन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ओके। फिर स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये केरला के लिए स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे हमारे, रिवाइज कर लिए हमने, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवाइज हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो ये जापान में बनाया गया है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। और द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई
अमरजीत सिंह दुल्लत की बुक है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, नौजवान भारत सभा की स्थापना किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने की थी? भारत में ब्लास्ट डिसीज से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को न्यायिक रूप से लागू न करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।